और जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है और जो हम टॉपिक कर रहे थे वो हमारा लास्ट टाइम पे क्या था बच्चों, कंपाउंड इंटरेस्ट। और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं आपको रेगुलरली एक वीडियो अपलोड करूंगा, तो वैसे ही मैं तो अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश कर रहा हूं, बट आप लोगों की तरफ से उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा है क्योंकि आप लोग ना ही कोई क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप लोग वॉच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से नहीं बात बनेगी, सही है, क्योंकि अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो आप भी मेहनत करिए, साथ ही में पूरा वीडियो अच्छे से देखिए और जो मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं वर्क में कम से कम एटलीस्ट उसका तो आंसर हमें कमेंट करिए। ठीक है, क्योंकि अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा जब भी मैं आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराऊंगा, अदरवाइज मैं प्रैक्टिस सेट आपको नहीं देने वाला। सही है, क्योंकि जब आप रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हो, कुछ वही नहीं कर रहे हो, तो फिर मैं क्यों प्रैक्टिस सेट आपको अवेलेबल कराऊं। ठीक है, तो चलिए ये तो थी बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज के सेशन में, लेक्चर नंबर 3 और थर्ड सेशन है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का। चलिए, तो कल हमने लास्ट लेक्चर में टाइप 2 और टाइप 3 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अब हम प्रोसीड कर रहे हैं फर्दर टाइप नंबर 4 पे। इस पे किस तरीके से क्वेश्चन बनता है पहले ये समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, चलो भाई, कह रहा है कि if a certain sum of money amounts to rupees 4500 in 5 years and amounts to rupees 6750 in 10 years, find principal। सही है, यानी कोई सम है, कोई प्रिंसिपल अमाउंट है, वो 4500 रुपए हो जाती है, यानी अमाउंट बन जाता है 4500 रुपए कितने साल बाद, 5 साल बाद, और वही प्रिंसिपल अमाउंट हो जाता है कितना, 6750 यानी 6750 इन 10 इयर्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका प्रिंसिपल x था, 5 साल बाद वही प्रिंसिपल कितना अमाउंट देता है आपको, 4500, और वही प्रिंसिपल आपका 10 साल बाद आपको कितना अमाउंट देता है, 6750। तो आपसे क्वेश्चन ये है कि बता दीजिए प्रिंसिपल क्या होगा। बात क्लियर है भाई? चलिए, तो जरा देखिए फ्रेमिंग किस टाइप से है इस क्वेश्चन की। अगर कोई प्रिंसिपल है, मान लो प्रिंसिपल है P, क्या है भाई, P, सही है, तो आपकी अमाउंट बनती है बच्चे 4500 रुपीज कितने साल बाद, 5 साल बाद। सही है, यानी यहां से यहां पहुंचने का जो टाइम है वो कितना लगा, आप कहोगे सर 5 इयर्स। ठीक है भाई, और यही प्रिंसिपल कितना हो जाता है अमाउंट, 6750 कितने इयर्स में, 10 इयर्स में। मींस यही प्रिंसिपल कितना बन जाता है अमाउंट, कितना देता है भाई, 6750, बट कितने इयर्स में बोलो भाई, तो आप कहोगे सर ये आपको देता है 10 इयर्स में। मींस ध्यान रखना इयर्स क्या हो रहे हैं बच्चों, जस्ट डबल हो रहा है। क्या हो रहा है, जस्ट डबल हो रहा है। अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन को बुकिश मेथड से कैसे सॉल्व होगा, तो आपको पता है फॉर्मूला नंबर फर्स्ट, A इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n। और इस क्वेश्चन में आपको 2 इक्वेशन बनानी होंगी, फिर उन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तब कहीं जाके बहुत लेंथी होने वाला है क्वेश्चन का, लगभग कम से कम 1 से 1.5 पन्ने का क्वेश्चन है ये। ठीक है, लेकिन हम इसको देखेंगे ट्रिक से कि हम इसको कैसे डायरेक्ट हिट कर सकते हैं पेपर में। ठीक है भाई, तो याद क्या रखना है, टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4 में होगा क्या कि आपसे पूछा जाएगा प्रिंसिपल, एक आपको अमाउंट दे रखी होगी और दूसरी भी अमाउंट आपको दे रखी होगी, यानी अमाउंट कितनी दे रखी होंगी, 2। दूसरी चीज, अमाउंट 2 से मतलब नहीं है, मेन जो मतलब है और आपको कैसे स्ट्राइक करें माइंड में कि कब हमें कौन सी ट्रिक इस्तेमाल करनी है, तो हमेशा याद रखना जो ये टाइम पीरियड है बच्चे, जो ये टाइम पीरियड है वो जस्ट डबल लिखा होगा, ये आपको इस तरीके से आप इस चीज से इस क्वेश्चन को पहचान सकते हो। ठीक है, कि इस टाइप के क्वेश्चन में सर ने हमको ये ट्रिक दिया था। ठीक, क्या 5 ईयर है, यहाँ पे 10 है, अगर यहाँ पे 4 होता तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ अगर 40 है तो यहाँ 80 होगा। बात क्लियर है? अच्छा जी, ये अमाउंट बन रहा है, मैंने मान लिया ये अमाउंट है A1, क्योंकि ये 5 ईयर के बाद यानी जो स्टार्टिंग में अमाउंट फर्स्ट अमाउंट बन रही है
ठीक है, वो मैंने मान ली A1 और ये मैंने अमाउंट मान ली क्या बच्चे A2, सही है, यानी जो 10 इयर्स के बाद बन रही है। तो जो ट्रिक है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ट्रिक क्या है इसको सॉल्व करने की? तो ट्रिक है यहाँ पे आपकी P इंटू A2 अपॉन A1 इज इक्वल टू A1, और ये रही आपकी इस पैटर्न को सॉल्व करने की डायरेक्ट हिट करने का तरीका। P इंटू A2 अपॉन A1 इज इक्वल टू A1। बात क्लियर है भाई? यानी ये रहा P से प्रिंसिपल, A2 मतलब जो सेकंड अमाउंट है, यानी जो ज्यादा साल बाद वाली अमाउंट है वो हम ऊपर रखेंगे, डिवाइड करेंगे इससे A1 वाली अमाउंट से, जो फर्स्ट अमाउंट है उससे, और इक्वल कर देंगे इसके फर्स्ट अमाउंट के। बट ध्यान रखना ये आप कब कर पाओगे जब टाइम का क्या चल रहा हो, सर ये टाइम डबल हो रहा हो, यानी यहाँ पे 5 था तो यहाँ पे कितना है 10। बात बिल्कुल क्लियर है? कब इस ट्रिक का आपको यूज करना, ठीक। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, तो अब आंसर हम लोग निकालते हैं, तो सॉल्व करते हैं। P इंटू A2 की वैल्यू कितनी है बच्चे, तो आप कहोगे सर 6750, और A1 की वैल्यू कितनी है भाई, तो आप कहोगे 4500 इज इक्वल टू क्या बनेगा 4500। बात क्लियर है? चलिए अब सर यहाँ पे सॉल्व कैसे हो, ठीक। तो सॉल्व कुछ नहीं है सर, कैंसिल आउट करना है आपको, कैलकुलेशन करनी है जरा सी, लेकिन कैलकुलेशन करने की भी इस पैटर्न के लिए ये ट्रिक है। क्या जो मैंने अपने आपसे खुद से इसको बनाया है, क्या ट्रिक है ध्यान देना। जो आपका ये अमाउंट होगा दोनों A2 और A1, जब आपको सिंप्लीफाई करने हो तो इस पॉइंट को बहुत ही ध्यान से सुनना। इन दोनों अमाउंट का डिफरेंस निकालो, तो आप कहोगे सर डिफरेंस बनेगा 0 से 0 कैंसिल आउट, ठीक है। 5 0 से 0 माइनस करोगे 0, 5 माइनस 0 5, 7 माइनस 5 2, और 6 माइनस 4 2, यानी डिफरेंस क्या बना बच्चे 2250, और जो डिफरेंस होगा उसी से ये दोनों कैंसिल आउट होंगे। हाँ, जो डिफरेंस होगा उसी से ये दोनों कैंसिल आउट होंगे, और जल्दी आप सिंप्लीफाई कर लोगे। देखो 2250 इन दोनों अमाउंट्स के बीच की डिफरेंस है, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट करोगे कितने बार कैंसिल आउट होगा 2 टाइम्स, और ये कैंसिल आउट करोगे कितने बार कैंसिल आउट होगी 3 टाइम्स। बात क्लियर है? और इस 3 से आपने इसको कैंसिल आउट किया, ये बना 1500। इस तरीके से P की वैल्यू हमारी क्या बन गई 1500 इंटू 2, तो आंसर क्या बना बच्चे 3000 रुपीज, ठीक है। तो हमेशा याद रखना जब टाइम डबल हो रहा हो, तो मैंने क्या ट्रिक बताई आपको प्रिंसिपल निकालने की, P इंटू A2 अपॉन A1 इज इक्वल टू A1। यहाँ पे भी कैसे जल्दी से सॉल्व करना है, तो जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है उसी से आप इन दोनों को क्या करा दो सर, डिवाइड करा दो, यानी सिंप्लीफाई, उसी नंबर से कैंसिल आउट होंगे। बात क्लियर है भैया? चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं इस पे 2-3 क्वेश्चन आपको और करा दे रहा हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन अभी मैं आपको कराने जा रहा हूँ और एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिएगा और उसको मैं यहाँ पे सॉल्व कराता हूँ, ठीक है। चलिए जितने आप अच्छे से पढ़ेंगे और आप आंसर करेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे, क्योंकि आप लोगों के ही उस पर ही मैंने ये सारी चीजें स्टार्ट की हैं, और अगर आप लोग ही रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो फिर एक टीचर का मन नहीं लगता है पढ़ाने में, ठीक है ना। हाँ, तो इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और जो आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं यहाँ पे उनका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नहीं आ रहा है तो वो भी आप क्लियर हमसे बोलिए कि सर हमें इसका आंसर नहीं हम बना पा रहे हैं, जो भी है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर कर दें, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चे, आगे बढ़ते हैं। इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू रुपीज गिवन है 650, कितना दे रखा है भाई 650 इन 2 years, कितने सालों में भाई 2 सालों में हो जाता है 650, सही है। एंड अमाउंट्स टू रुपीज 676 in 4 years,
फाइंड प्रिंसिपल। तो आपने देख रहे होंगे कि देखो भाई यहाँ पे भी टाइम 2 ईयर है, तो 2 का जस्ट डबल कितना होता है, आजकल 4 चल रहा है, आप भी जानते हो, ठीक है ना। तो आगे कितना दे रखा है 4। तो आपको करना कुछ नहीं है, जस्ट सिंपल भाई करना क्या है बच्चे, करना ये है P इंटू और देखो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है, हार्डली 5 से 8 सेकंड का काम है बस। यहाँ पे A2 की वैल्यू कितनी है, ये रही हमारी A2 की वैल्यू, और A1 की वैल्यू कहाँ है भाई, ये रही हमारी A1 की वैल्यू, सही है। P इंटू A2 कितना है 676 अपॉन A1 कितना है भाई 650 इज इक्वल टू A1 मीन्स 650, ठीक है। अब कुछ लोग इसको कैंसिल आउट करने में फिर समस्या में खड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था, इनका क्या लेना है डिफरेंस। तो 650 और 676 का डिफरेंस कितना लगा बच्चे 26। तो 26 से कैंसिल आउट करूं तो ये कितने बार कैंसिल आउट होगा 26, और इसको अगर मैं कैंसिल आउट करूं तो ये कितने बार कैंसिल आउट होगा 25, ठीक है। और इस 26 से ये 650 कितने बार कैंसिल आउट होगा 25। तो P की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आ गई, तो आप कहोगे 25 इंटू 25, तो आंसर क्या बना भाई 625 रुपीज, ठीक है। तो देख रहे हैं आप इस टाइप के पैटर्न को सिर्फ 2 लाइन में यानी 2 स्टेप में इस क्वेश्चन को मैंने खत्म कर दिया। बट ये आप कब कर पा रहे हो, जब मैंने आपको ट्रिक बताई उसके बाद, अदरवाइज ये क्वेश्चन कम से कम 1.5 पेज का है, ठीक है। चलिए, तो थर्ड क्वेश्चन और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है, जो कि आपको होमवर्क में करना है। चलिए, तो मैं क्वेश्चन लिखे दे रहा हूं और आप सभी लोग उस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और कमेंट में उसका आंसर जरूर बताइएगा, क्योंकि अगर आप आंसर बता रहे हो इसका मतलब आप चीजों को सीरियसली ले रहे हो, ठीक है ना। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं सर। थर्ड क्वेश्चन इस पैटर्न का क्या है, ठीक है। तो नोट करिए आप, if a certain sum of money amounts to rupees 66300, ठीक है, in 10 years and amounts to rupees 99450 in 20 years, क्लियर है बात। देन फाइंड द प्रिंसिपल। तो जल्दी से नोट करिए इस क्वेश्चन को और उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है सभी लोगों को, और इसका आंसर आप लोग में कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपका आंसर बन रहा है, ठीक है। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए, मैं आगे बढ़ता हूँ अपना नया क्वेश्चन लेके, और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और आप सभी लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करें, और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, क्योंकि कुछ लोगों के मन में एक डाउट चल रहा होगा। डाउट ये चल रहा होगा कि मान लो सर अगर टाइम पीरियड डबल नहीं हो रहा है, ये कीड़ा आपके मन में काट रहा होगा बहुत सारे लोगों के मन में, ठीक है। तो अब उसी कीड़े को मैं खत्म करने जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपके मन में जो चल रहा है वो मुझे बहुत पहले से पता है, ठीक, कि आप कहां तक जा सकते हो, आप क्या सोच रहे हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नोट करिए, इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी becomes rupees 8,000 in 2 years and rupees 27,000 in 5 years, ठीक है। फाइंड द प्रिंसिपल। फाइंड द प्रिंसिपल, ठीक है भाई। और ये क्वेश्चन आप लोगों के मन में चल रहा होगा कि मान लो सर टाइम डबल नहीं है, तब कैसे फाइंड आउट होगा, ठीक है।
यानी टाइम यहाँ पे देखिए 2 ईयर्स है, एक कोई बनी है जो कि हो जाती है 8000 कितने सालों में, 2 सालों में, और 27000 हो जाती है कितने सालों में, 5 सालों में। क्या इस क्वेश्चन में टाइम पीरियड जस्ट डबल हो पा रहा है? तो आप कहोगे सर डबल तो नहीं हो पा रहा है, और अगर डबल नहीं हो पा रहा है तब हम कैसे सॉल्व करेंगे? अब समस्या ये है, तो मेरी बात को सुनिए ध्यान से। जब भी टाइम पीरियड डबल नहीं हो रहा होगा तो हमें पहले रेट फाइंड करनी होगी। क्या फाइंड करना होगा? रेट। तो अब बात ये आती है कि सर रेट कैसे फाइंड आउट हो, ठीक? तो इस क्वेश्चन पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज क्लियर कराना चाहता हूं एक एग्जांपल के थ्रू। ध्यान देना भाई, मैंने कहा कि बच्चे P मान लो है 1000 रुपए, ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है? रेट कितनी है? 10%। टाइम कितना है अभी? 2 इयर्स, ठीक? एक साल पर रेट कितना लग रहा है? 10%, और कितने सालों की बात हो रही है? 2 सालों की। प्रिंसिपल कितना है? 1000। एक साल बाद इंटरेस्ट कितना बनेगा? आफ्टर 1 ईयर आप लोग जरा हमें ये बताते हैं, आफ्टर 1 ईयर इंटरेस्ट कितना होगा? इंटरेस्ट कितना होगा? तो आप कहोगे सर 1000 का 10% यानी 100 रुपये होता है, ठीक? अगर मैं पूछूं एक साल के बाद इंटरेस्ट बना 100 रुपए, तो अब एक साल के बाद की आफ्टर 1 ईयर अमाउंट कितनी बन जाएगी? तो आप कहोगे सर अमाउंट बन जाएगी 1000 रुपए प्लस 100 रुपए, यानी कितना बन गया? 1100 रुपए, ठीक है? अब इस जो 1100 रुपए बनी है, अब इस पर ब्याज लगेगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है ही क्या? इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगना। देखो जो इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल में ऐड हो चुका है, और अब इस पे कितना रेट लगेगी? 10%, ठीक? जरा ध्यान देना, 10% फिर से रेट लगेगी। तो आप एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर इंटरेस्ट कितना हो जाएगा भाई? सेकेंड ईयर के एंड पे कितना हो जाएगा? ये तो 1 ईयर की बात करता है, फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर के बीच की बात हो रही है। तो 1100 का अगर हम 10% निकाले तो आप भी जानते हो कितना आता है? 110 रुपए, ठीक? तो अगर मैं कहूं कि फाइनल अमाउंट क्या बनी आफ्टर 2 ईयर, तो फाइनल अमाउंट बनी 1100 प्लस 110, तो ये बनेगा आपका 1210 रुपए, ठीक? तो मैं आपको एक चीज छोटी सी समझाना चाह रहा हूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में होता क्या है, ध्यान दें, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है इस चैप्टर का, कि 1 ईयर के बाद जो भी इंटरेस्ट बनता है वो आपका ऐड हो जाता है किसमें? प्रिंसिपल में। और जो आप ये कह लोगे 1 साल के बाद जो भी अमाउंट बनती है वो काम करती है अगली साल के लिए प्रिंसिपल का। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एक बार फिर से सुनिए, जो अमाउंट बनती है, अगर 1 साल के बाद कुछ अमाउंट बनी, क्या अमाउंट बनी थी? 1100 रुपए, तो नेक्स्ट ईयर के लिए यही 1100 रुपए किस चीज का काम करेगी? प्रिंसिपल का, और हमने कितना इंटरेस्ट देगी? 110 रुपए। बात समझ में आ रही है? अगर 2 साल बाद ये 1210 हो गया, तो अब ये तीसरी साल के लिए, 2 साल के बाद का तो ये क्या बना है? अमाउंट। लेकिन अगर तीसरी साल के लिए मैं बोलूं तो थर्ड ईयर के लिए किसका रोल प्ले कर रहा होगा? प्रिंसिपल का। यही क्या है? यही डिफरेंस है CI एंड SI में। जबकि सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता है। सिंपल इंटरेस्ट में जो 1000 रुपीज है, यही आपका क्या रहता है? ऑलवेज प्रिंसिपल रहता है, चाहे फर्स्ट ईयर हो, चाहे सेकंड ईयर हो, चाहे थर्ड ईयर हो, या फिर 10th ईयर हो। बात क्लियर है? चलिए, अब ये सब कहानी समझाने के पीछे मेरा क्या लॉजिक था या क्या रीजन था, वो आपको अभी बात समझ में आएगी, ठीक है? चलिए, इसको मैं रख कर रहा हूँ, जो मैंने एग्जांपल लिया था। अब आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है भाई? तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भाई कोई प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है? और प्रिंसिपल अमाउंट हमारी कितनी बन जाती है भाई? प्रिंसिपल अमाउंट हमारा हो जाता है 8000 रुपए हमारा बन जाता है अमाउंट। कितने सालों में बोलो भैया? तो आप कहोगे सर ये बन जाता है 2 सालों में। कितने सालों में भाई? 2 इयर्स में। बात क्लियर है? और कह रहा है कि 27,000 बन जाता है कितने सालों में बोलो भाई? सर 27,000 बन जाता है कितने में? तो आप कहोगे बच्चे 5 सालों में, ठीक? क्योंकि 5 इयर्स की वैल्यू। तो एक बात बताइए आप, जो ये अमाउंट बनी, ठीक है, 2 साल के बाद
ये क्या बन रही है, ये A1 बन रही है, और ये कौन सी अमाउंट होगी, ये होगी आपकी A2। ठीक है, तो इन दोनों अमाउंट्स के बीच में कितने ईयर्स का गैप है पहले तो आप ये बता दो। तो आप कहोगे सर 3 ईयर्स का गैप है। बात सही है यहाँ तक? कितने ईयर्स का गैप है? 3 ईयर्स का गैप है। ठीक, अगर 3 ईयर्स का गैप है और अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो अमाउंट बनती है वो अगली साल के लिए किस चीज का रोल प्ले करती है, तो आपको मैंने क्या बताया था, प्रिंसिपल का। कहने का मतलब ये, कल मैंने आपको अगर प्रिंसिपल और अमाउंट दे रखा था और अगर हमको ईयर्स पता थे तो हम फाइंड आउट क्या कर ले रहे थे, रेट। क्या फाइंड आउट कर ले रहे थे, रेट। सही है, तो क्या हम यहां से रेट फाइंड आउट कर सकते हैं? बोलिए, क्या हम यहां से रेट फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये किस चीज का रोल प्ले कर रहा होगा, अब प्रिंसिपल का, और ये क्या बन रहा है हमारा, आपका अमाउंट। सही है, तो रेट निकालने का जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो वो सेकंड लेक्चर इसका जरूर देखना है, क्योंकि उसी में मैंने टाइप सेकंड और थर्ड रेट निकालने से रिलेटेड और टाइम निकालने से रिलेटेड था, तो उस लेक्चर को देख लेंगे आप, तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी जो मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ। ठीक है भाई, तो P कितना है हमारा, आप कहोगे सर 8000, और A कितना है बच्चे हमारा, तो आप कहोगे सर 27000। ठीक है भाई, और कितने ईयर्स का टाइम है, 3 ईयर्स का। ठीक, आप क्या कहोगे कि अगर हमें डायरेक्ट फाइंड आउट करना है तो हम क्या ले लें, क्यूब रूट। क्या ले लें भाई, क्यूब रूट, क्योंकि 3 इयर्स के केस में मैंने आपको बताया था हम क्या लेते हैं, डायरेक्ट क्यूब रूट। ठीक है, चाहे आप कैंसिल आउट कर लो तीनों जीरो, उसके बाद क्यूब रूट लो, चाहे ऐसे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये वक्त होगा किसका, 20 का, और ये होगा किसका, बोलो भाई 30 का। यानी 20 रुपए अगर प्रिंसिपल था और अमाउंट हमारा कितना मिला, 30 मिला, तो भाई इंटरेस्ट कितना बना, तो आप कहोगे बच्चे इंटरेस्ट बना सर यहाँ से 10 का। तो क्या मैं रेट निकाल सकता हूँ, बिल्कुल, रेट इज इक्वल टू इंटरेस्ट कितना है भैया 10, और प्रिंसिपल अमाउंट कितनी थी 20, इंटू क्या कर दोगे आप 100। सही है, तो ये कैंसिल हुआ 2 टाइम्स, और ये जब कैंसिल होगा तो ये क्या बना 5। कहने का मतलब रेट हमारी बनी ही कितनी, 5%। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता फाइंड दी रेट परसेंट, तो आंसर क्या है हमारा 5%। बात यहाँ तक कोई डाउट है, बोलो भाई, कोई डाउट यहाँ तक, बोलिए। तो यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, सॉरी 5% नहीं होगा बच्चे, ये होगा आपका 50%, क्योंकि 2 से कैंसिल आउट जब हम करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा 50 बनेगा, सॉरी। ठीक है, यानी रेट कितनी बनी यहाँ पे 50%। बात क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में हमने अभी तक क्या निकाल लिया, रेट। अगर मैंने रेट निकाल ली, क्योंकि इस टाइप के पैटर्न में जब डबल नहीं हो रहा होगा टाइम, तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, रेट। अगर यहाँ पे मान लो गैप होता 2 इयर्स का, तो क्या लेते, स्क्वायर रूट। ठीक है, क्या अंडर रूट बातें की है, या यहाँ पे गैप होता 4 ईयर का, तो रूट के बाद हम क्या लगा लेते 4, जो कि मैं आपको लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से मैंने इन क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। ठीक है, तो रेट हमारी कितनी निकल गई भाई 50%। अब क्या निकालना है, प्रिंसिपल। क्या निकालना है भाई, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल निकालना बहुत ही सिंपल है, तो उसके लिए मैं थोड़ी सी यहाँ पे जगह बनाना चाहूंगा, तो आप लोग जल्दी से इसको नोट करिए और फिर मैं इसको रफ करता हूँ। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको पता है कि रेट हमारी कितनी आ चुकी है, तो आप कहोगे सर रेट आ चुकी है कितनी 50%। सही है, रेट हमारे पास 50% है। अब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो चुका है। ठीक है, और जो लोगों को पता है कैसे सिंपल हो चुका है ध्यान दें। रेट हमारे पास कितनी निकाल ली है हम, आप कहोगे सर रेट आपने निकाली 50%। ठीक है, अमाउंट हमारी एक जो A1 मैंने बोला था अभी थोड़ी देर पहले लिखा हुआ था, वो कितनी है 8000, और टाइम हमारे पास कितना है, तो आप कहोगे सर 2 इयर्स। ठीक, क्योंकि 2 साल के बाद ही तो 8000 अमाउंट हो जाती है, कितने सालों बाद 2 इयर्स के बाद। ठीक, आर आपको पता है। अब आप P नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि आपको निकालना क्या है, P निकालना है बच्चे। और अगर P निकालना है तो ये फर्स्ट लेक्चर आप जरूर देख लें जिन लोगों ने नहीं देखा है कि P कैसे निकाला जाएगा। क्योंकि मैंने क्या बोला था, जब रेट गिवन हो तो आप इसको क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो इसकी फ्रैक्शन
फ्रैक्शन क्या बनी 1/2 और अमाउंट मुझे पता है 2 इयर्स के बाद वाला। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर 27,000 क्यों नहीं लिया, तो भाई एक बात बताइए, मैं अपने लिए मुसीबत क्यों खड़ी करूं 27,000 लेके, क्योंकि मुझे 5 इयर्स के लिए यहाँ पे करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? मुझे तो अपनी कैलकुलेशन बहुत इजी करनी है। तो 2 की पावर कितना करना होगा 2, तो आपका 4 क्या बना भाई साहब प्रिंसिपल, क्या बना 4 यूनिट प्रिंसिपल। जिन लोगों ने लेक्चर देखा उन्हें ये चीजें बिल्कुल समझ में आ रही होंगी, कोई भी डाउट नहीं होगा। 1/2 क्या लग रही है, इंटरेस्ट लग रहा है। ये रहा फर्स्ट ईयर, ये रहा सेकंड ईयर। 1/2 जब इस 4 पे काम करेगा तो कितना इंटरेस्ट देगा 2, ऐसे यहाँ पे भी क्या बनेगा 2, फिर ये 1/2, ये 1/2 जब इस 2 पे काम करेगा तो क्या बनेगा 1। बात क्लियर है भाई? अमाउंट हमारे पास कितनी है बच्चे 8,000। ये पूरा डेटा क्या बनता है आपको बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बहुत सारे मैंने इसमें क्वेश्चन कराए थे आपको। ये क्या बना CI ये है, P ये है, तो A इज इक्वल टू क्या होता है P प्लस CI, फॉर्मूला नंबर सेकेंड। तो 4 प्लस 5 कितना बना 9 यूनिट, और ये 9 यूनिट किसके इक्वल आप रखोगे 8,000 के, 8,000 रुपीज के। ठीक है भाई? तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या बनी, आप कहोगे सर 8,000 रुपीज डिवाइडेड बाई 9। और प्रिंसिपल जो कि आपसे पूछा गया था फाइंड दी प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल हमारा कितना है 4 यूनिट। तो P इज इक्वल टू कितना है 4 यूनिट, तो 4 इंटू 8,000 डिवाइडेड बाई 9 रुपीज। यही क्या है आपका आंसर। इसे मैं अगर अच्छे से लिखूं तो 32,000 बाई 9 रुपीज। ठीक है, आंसर फ्रैक्शन में रहेगा इस क्वेश्चन का, बट डोंट वरी मैंने इसको यहीं पर छोड़ दिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये थी टाइप नंबर 4 कि अगर टाइम डबल हो रहा है तो हमें कैसे करना है, और अगर टाइम डबल नहीं हो रहा है तो कैसे करना होगा। ठीक है, तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। आप अच्छे से जल्दी से इसको नोट करिए और फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, तो टेक योर टाइम प्लीज। हाँ तो बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा लास्ट क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और वो हमारी टाइप खत्म हो चुकी है मैं आपको बता दूं, और अब हमारी जो टाइप चल रही है वो मिसलेनियस टाइप में चल रहे हैं। ठीक है, कि किस किस टाइप के और क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर से, तो अब हम वो देखते हैं। और ये जो मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और पेपर में कई एक बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, तो मैं कह सकता हूं कि ये 3 स्टार क्वेश्चन है। ठीक है भाई, और अच्छे से आप लोग समझिए जिससे कि ये आपको समझ में आ जाए। क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़ते हैं। दी SI यानी सिंपल इंटरेस्ट एंड CI मींस कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 इयर्स, 2 साल के बाद इज ₹400 एंड ₹410। फाइंड दी प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही मजेदार सवाल है, लेकिन आप इसको सॉल्व कर सकते हैं हार्डली 5 to 10 सेकेंड्स में, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बट कैसे, तो अगर अभी तक आपको सारी चीजें क्लियर हैं, और अगर आपने स्टार्टिंग से मेरी वीडियो को देखा है जब से लेक्चर नंबर 1 से, तो आप इसको बहुत ही आराम से डील कर सकते हो। ठीक, देखो यार सब छोटी छोटी बेसिक पॉइंट्स हैं। ठीक है, कैसे, आपको भी एक बात पता है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हर साल का बराबर होता है। जैसे 100 रुपए आपके पास थे, 3 साल बाद आपके पास कितने होंगे 10% की रेट से ले लो आप। ठीक, तो 1 साल बाद ब्याज कितना बनेगा 10 रुपए, फिर अगली साल कितना बनेगा 10 रुपए, फिर अगली साल कितना बनेगा 10 रुपए, यानी 3 साल में ब्याज कितना बना 30 रुपए। क्यों बना, क्योंकि हर साल सर 10-10 रुपए ब्याज मिल रहा था। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि सिंपल इंटरेस्ट ईच ईयर का क्या होता है सेम होता है, हर साल का क्या होता है सेम होता है, बराबर। अगर पहली साल X रुपए आपको ब्याज मिला तो अगली साल भी कितना मिलेगा X रुपए ही ब्याज मिलेगा। अगर आपकी रेट अलग है तो आपका जो इंटरेस्ट है वो चेंज होगा, जैसे कि आपने इससे पीछे लेक्चर नंबर 1 में क्वेश्चन देखा था उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर रेट चेंज नहीं है, सेम रेट चल रही है, तो सिंपल इंटरेस्ट भी हर साल का क्या आएगा सेम। बात क्लियर है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है। अब आप एक बात बताओ, यहाँ पे आपको 2 साल के बाद का सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है 400 रुपए, यानी साधारण ब्याज 2 इयर्स का कितना मिल रहा है। कहने का मतलब ये आप लिखोगे SI फॉर 2 इयर्स कितना मिला भाई, तो
तो आप कहोगे सर 400 रुपए बना 2 साल का एसआई, ठीक है। जबकि सीआई फॉर 2 इयर्स कितना दे रखा है आपको बोलोगे, तो आप कहोगे सर सीआई फॉर 2 इयर्स दे रखा है 410 रुपए, ठीक है भैया। अच्छा, आपको एक चीज और भी पता है, क्या पता है कि हर साल का सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज क्या होता है, बराबर। अगर 2 साल का साधारण ब्याज 400 है तो 1 साल का क्या हम साधारण ब्याज निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो आप कहोगे सर एसआई फॉर 1 ईयर इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाई 2, यानी कितना बनाइए 200 रुपीज। इसमें किसी को कोई डाउट? अगर मैं कहूं 4 सालों का साधारण ब्याज 1000 रुपए है फॉर एग्जाम्पल, तो 1 साल का यानी ईच ईयर का हर साल का कितना होगा, तो 1000 डिवाइडेड बाई 4, आंसर क्या बनेगा 250, सही। चलिए, तो ये आपने 1 ईयर का ऐसा ही निकाल लिया, कितना आ गया 200 रुपीज। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर इससे क्या कर हो गया, देखो मैं अभी आपको बताता हूँ मैं क्या करने वाला हूँ। आपको मैंने एक स्ट्रक्चर बताया था लेक्चर नंबर 1 में, इसको हम क्या लिखते थे बच्चे, यहाँ पे प्रिंसिपल, याद आ रहा है आपको कुछ? इसमें हम क्या लिखते थे, प्रिंसिपल। फिर हम 2 साल की बात होती थी तो हम 2 लाइन ड्रॉ कर लेते थे, ये हमारी फर्स्ट ईयर होती थी और ये हमारी सेकेंड ईयर होती थी, ठीक है भाई। उसके बाद मैंने आपसे बोला था जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उस पे हम सिंपल इंटरेस्ट लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं भाई, एसआई लिखते हैं। 1 साल का एसआई है कितना, 200 रुपए, तो मैं इस एसआई को रिप्लेस कर रहा हूं किससे, 200 रुपीज से। बात क्लियर समझ में आ रही है? और इस एसआई को भी मैं रिप्लेस करूंगा किससे, 200 रुपीज से, ठीक है भाई। 200 जमा 200 कितना बना भाई साहब, 400। बात क्लियर है? अब एक बात बताओ, 2 साल का साधारण ब्याज 400 ये लिख लिया, लेकिन 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 410 रुपीज। तो सर 200 और अब कितना बच गया, यानी 400 तो हो चुका है, कितना 410, बचा कितना भाई साहब 10, तो 10 कहाँ जाएगा बच्चे, नीचे। यानी अब ये अगर पूरा मैं डेटा मिलाऊं तो ये कंप्लीट कितना बन गया, 410। मैंने आपको यही बताया था, ये जो कंप्लीट डेटा होता है वो क्या होता है, सीआई, और सीआई कितना हो गया 410। एसआई हॉरिजॉन्टल जो फर्स्ट रो होती है वो क्या होता है, पूरा एसआई, तो एसआई कितना हो गया 400। बात क्लियर है? अब हमें क्या निकालनी है, रेट, ठीक। जब हम इस तरीके से अपना ये स्ट्रक्चर बनाते थे तो हमारी कुछ यहाँ पे रेट चल रही होती थी, इस जगह पे और इस जगह पे, ठीक। तो आप एक बात बताओ, यहाँ पे कोई भी रेट चल रही हो, मान लो 1/x x y z जो भी आपकी रेट चल रही है, मान ली रेट क्या चल रही थी यहाँ पे x फॉर एग्जाम्पल। x ने अपना काम प्रिंसिपल पे किया होगा तो कितना दिया यहाँ पे आपको 200। फिर x ने इस प्रिंसिपल पे काम किया होगा तो फिर आपको कितना दिया होगा यहाँ पे 200, ठीक है भाई बात। अब ये x किस पे वर्क कर रही होगी, 200 पे, ठीक। और आपको कितना दे रही है 10, यानी ये जो 10 है वो इसका कितना परसेंट है, वही क्या होगा, रेट परसेंट। बात क्लियर समझ में आई भाई? जो ये 200 है इसी से तो ये 10 निकल के आया है, इस 200 का कुछ पार्ट होगा जो कि ये 10 निकल के आया है, सही है भाई। तो जो 200 का ये 10 कितने परसेंट है, या जो पार्ट है 10 वो कितना परसेंट है, तो ये कैसे पता लगेगा, वही क्या होगा हमारा रेट परसेंट, सही है भाई? बात समझ में आ रही है? तो रेट परसेंट कितना बनेगा बच्चों, तो रेट परसेंट आपका बनेगा, यानी इस x की वैल्यू जो मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया था वो क्या बनेगी, तो जो 10 है वो इस 200 का कितना परसेंट है, तो 10/200 इंटू क्या करोगे आप 100, क्योंकि परसेंट में चेंज करना है। बात क्लियर आ रही है समझ में? 0 से 0 तो कैंसिल आउट, 2 से कैंसिल आउट करोगे तो ये क्या बना सर 5%, ठीक है। आप यही कह लो कि ये x इस पे अप्लाई हो रहा है और इधर कितना रहा है 10, और ये किस में होगा, परसेंट में ही तो होगा रेट, ठीक है, ठीक। जैसे x इंटू 200 और ये परसेंट में है तो x/100 इंटू 200 इज इक्वल टू 10 भी लिख सकते हो। बात देखिए कैसे, देखो भाई इधर मैं बता दे रहा हूँ, x यानी परसेंट है, x परसेंट ही तो रेट यहाँ पे चल रहा है, मान लो फॉर एग्जाम्पल परसेंट हटाएंगे नीचे क्या लाएंगे 100 इंटू किस पे वर्क कर रही है ये 200 पे, ठीक है भाई।
इज इक्वल टू 10। बात क्लियर है? 0 से 0 कैंसिल आउट और 2 से करोगे तो ये 5 और कितना आ गया परसेंट। बात क्लियर है? अब ये क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। क्यों? क्योंकि आपको देखो यार CI पता है कितना है 410, ये 10:100 का कितना परसेंट है उतना ही परसेंट होगा, हमेशा याद रखना, क्योंकि ये रेट इस पे काम कर रही है तब आपको 10 दे। ठीक, बात क्लियर? चलिए अब मैं थोड़ा सा इसको रफ कर रहा हूँ और आप लोग जल्दी से नोट करिए जिससे आगे बढ़ सकूं कि सर आंसर क्या है। तो बात को सुनना ध्यान से। मैंने क्या निकाल लिया? मैंने निकाल लिया रेट। रेट कितनी आ रही है बच्चे? 5%। ठीक है, रेट कितनी आ रही है? 5%। 5% की क्या आप बताओगे फ्रैक्शन कितनी होती है? तो 5% की फ्रैक्शन क्या बनेगी, क्या आप बता सकते हो? सर बिल्कुल बता सकते हैं। 5% की फ्रैक्शन बनती है 1/20। कितनी बनती है भाई? 1/20। यानी रेट हमारे पास बनी 5% और 5% की फ्रैक्शन क्या होती है बच्चे? 1/20। अच्छा जी, 2 इयर्स की अगर बात है तो 20 का हम क्या करेंगे? स्क्वायर, और स्क्वायर करेंगे तो आजकल कितना चल रहा है? तो आप कहोगे सर 400, और यही 400 हमारा क्या बन गया? प्रिंसिपल। बात समझ में आई? अब 2 साल की बात है तो ये फर्स्ट ईयर और ये सेकंड ईयर, ये आ गया आपका 1/20, ये आ गया आपका 1/20। जब ये इस पे वर्क करेगा तो कितना देगा बोलो भाई? 20। जब ये इस पे वर्क करेगा कितना देगा भाई? 20। ठीक, तो ये हमारा क्या आ रहा है बच्चे? SI आ रहा है यूनिट्स में। ठीक है, और जब ये 1/20 इस 20 पे वर्क करेगा तो कितना देगा बच्चे? 1। तो ये कंप्लीट हमारा डेटा क्या आ रहा है? CI। क्या आ रहा है भाई? CI, जो कि मैं फर्स्ट लेक्चर में ही आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। 20 + 20 + 1 20 20 40 और 1 41। CI 2 सालों का है कितना भाई हमारे पास? 410। 41 यूनिट, ये 41 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 410 रुपीज को। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या बनी भाई साहब? 10 रुपीज। तो प्रिंसिपल हमारा है कितना? 400 यूनिट। तो आंसर क्या बनेगा? 400 × 10 दैट इज 4000 रुपीज। या आप ये कह लो सर SI 2 साल का कितना है? 400 रुपए। यहाँ पे कितना है? 20 + 20 40। 40 इज इक्वल टू 40 यूनिट इज इक्वल टू 400 रुपीज। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी बच्चे? 10 रुपीज। ठीक है, तो उससे भी आंसर आपका सेम रहेगा। क्लियर है बात? जल्दी से नोट करिए और हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, चलो ये पेपर में ये वाला जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन जितना टाइम लेके कराया है उसका रीजन ये है कि आपको कोई भी चीज रटने के लिए या ऐसा ना हो कि चीजें क्लियर ना हो, इसलिए मैंने इतना टाइम दिया और धीमे धीमे इसको सॉल्व कराया। ठीक है ना, तो जिससे आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। ठीक, और ये पेपर में कई एक बार रिपीटेड क्वेश्चन था इसीलिए मैंने इसको कराया आपको, और बहुत ही अच्छा सवाल था और ये ऐसे ही आता है एज इट इज। ठीक है, चलिए अब समझ लेते हैं हम लोग कि डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI के कुछ फॉर्मूले होते हैं। तो पहले आप उन फॉर्मूलों को नोट करिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो फॉर्मूला नंबर फर्स्ट लिखिए, डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 2 इयर्स, फॉर 2 इयर्स। इसका क्या फॉर्मूला होता है? तो नोट करें, D इज इक्वल टू PR/100 का होल स्क्वायर। बात क्लियर है? ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 3 इयर्स। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है? तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है बच्चे वो होता है D इज इक्वल टू PR² ब्रैकेट स्टार्ट 300 + R और होल अपॉन बाई 100 का क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं तो वो मैं इधर नोट कर दे रहा हूं। वेयर D इज अ डिफरेंस P इज अ प्रिंसिपल,
जो कि आपको गिवन करेगा। इसमें से कोई भी एक चीज आपको गिवन नहीं करेगा, वही आपसे पूछ लेगा। आर आपको पता है बहुत अच्छे से क्या होने वाला है, रेट परसेंट, ठीक है भाई। और बचा क्या भाई, कुछ नहीं बचा सर। डी हो गया डिफरेंस, पी है प्रिंसिपल और आर क्या है, रेट परसेंट। तो ये आपके दो फॉर्मूले हैं, जल्दी से नोट करिए। डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 2 इयर्स, और इस पर किस तरीके से क्वेश्चन बनता है, तो आप ये फॉर्मूले नोट करें और उसके बाद मैं इस पे क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस बहुत है। NTPC का जो लोग खास तौर से पेपर दे रहे हैं, वो क्वेश्चन आपका 2 इयर्स पे आएगा या 3 इयर्स पे आएगा, इसलिए इन दोनों फॉर्मूलों को याद रखें और मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ठीक है। क्योंकि NTPC में क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएगा, आप ये जान लो बहुत अच्छे से। एयरफोर्स वाई ग्रुप के एग्जाम यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही फेवरेट है कंपाउंड इंटरेस्ट का हर कंपटीशन के लिए, डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI के केस में, ठीक है। ये यहाँ से एक क्वेश्चन बनना तय है और मैं आपको एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, ज्यादा नहीं कराऊंगा, ठीक है। बाद बाकी प्रैक्टिस सेट में आपको मिलेंगे देखने के लिए। चलिए, तो क्वेश्चन क्या है नोट करिए आप लोग क्वेश्चन को पहले, उसके बाद देखते हैं। क्वेश्चन देखिए सर, इफ the difference between CI and SI on a certain sum of money, of rupees 5,000 for 2 years is rupees 72. Find rate of interest, ठीक है भाई। फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, बात क्लियर है। चलिए, आपको निकालनी है रेट, और अभी मैंने बच्चों क्या फॉर्मूला बताया था आपको, तो आप कहोगे सर आपने फॉर्मूला बताया था 2 इयर्स के लिए D इज इक्वल टू पी आर अपॉन 100 का क्या करते हैं हम, होल स्क्वायर, ठीक है। तो D हमारा कितना दे रखा है, डिफरेंस कितना दे रखा है 72, और P भी हमको गिवन है, वो कितना गिवन किया है उसने 5000, और हमें क्या निकालना है, ये बन जाएगा R स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर, मतलब हम लिख सकते हैं 100 इंटू 100। बात क्लियर है। 1 2 3 1 2 3 0 कैंसिल आउट, 5 से कैंसिल करो, 5 2 जा 10, 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा बच्चे 144, तो R इज इक्वल टू क्या बना बच्चे 12%, और यही क्या है आंसर है। ये क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया है, ये कम से कम 6-7 बार पेपर में, हर पेपर में आ चुका है, ठीक। रिपीटेड क्वेश्चन है, और मैं कोई भी क्वेश्चन अपने मन से नहीं कराता हूँ, जो भी क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं मैं वही क्वेश्चन आपको कराता हूँ, ठीक। तो जल्दी से नोट करिए इसको आप। फिर हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन और प्यारा सा सवाल है और मजेदार क्वेश्चन है, आपको मजा आ जाएगा कि सर इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो वो मैं कराने जा रहा हूँ, आप इसको जल्दी से नोट करिए और फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो नोट करिए आप इसको फटाफट। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको अभी तक की बातें बहुत अच्छे समझ में आई होंगी, तो अब देखते हैं जो मजेदार सवाल है और जो इस पे ऐसे ही क्वेश्चन बन सकता है। अगर आप CGL मेंस या कोई भी अच्छे कॉम्पिटिटिव का पेपर दे रहे हैं, CDS वगैरह का, तो ऐसे ही क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, डिफरेंस के ऊपर, जो आप अभी तक नहीं देखे होंगे, ठीक है। बहुत ही कम लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चंस को देखा होगा। चलो, तो क्वेश्चन कैसे बन रहा है भाई, पहले क्वेश्चन हम लोग नोट करेंगे। तो क्वेश्चन लिखिए, the ratio of difference between
difference between CI and SI for 3 years, to the difference of CI and SI for 2 years is 19:6. क्लियर है बात? 19:6. फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट. आपको क्या फाइंड करना है बच्चे? रेट ऑफ इंटरेस्ट. और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, तो अभी मैंने आपको 3 इयर्स का डिफरेंस का फॉर्मूला बताया और 2 इयर्स का डिफरेंस का फॉर्मूला बताया. सही है, तो यहाँ पे आप उस फॉर्मूले का यूज करके भी इस क्वेश्चन को डील कर सकते हो और जो भी आपको करना है होमवर्क में. ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में मैं कुछ नया आपको सिखाने वाला हूँ. जो भी मैं पहले दिन से पढ़ा रहा हूँ उसी तरीके से मैं इसको डील करने किस तरीके से डील करेंगे उस तरीके से मैं आपको वो सिखाने जा रहा हूँ. ठीक, तो उस चीज को यहाँ पे बहुत अच्छे से समझिए. मुझे भी पता है कि आप 3 इयर्स का डिफरेंस का फॉर्मूला लगा के CI/SI का, ठीक है, और 2D यानी रेशियो है 2 ईयर का डिफरेंस का फॉर्मूला लगा के CI/SI का अपॉन करके 3 इयर्स का फॉर्मूला लगा के अपॉन 2 इयर्स का फॉर्मूला लगा के इज इक्वल टू लिख सकते हैं 19/6, क्योंकि ये आपको रेशियो दे रखा है और वहां से आप क्या निकाल सकते हो? रेट %. बट इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए आप देखते रहिए एप्टीट्यूड जोन और सामने के सभी लोग. ठीक है, चलिए ध्यान देना मेरे भाई. पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज समझाना चाहूंगा. जो मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बनवाया था फर्स्ट लेक्चर में, यहां हम क्या लिखते थे भैया? प्रिंसिपल. ठीक है भाई, उसके बाद ये हम 3 साल की अगर बात करें तो हम 3 लाइंस ड्रॉ करते थे. बहुत ही अच्छे से समझिए, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये मुझे समझाना है, ये इंपॉर्टेंट है. उससे तो आप फॉर्मूला मान लो भूल गए तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी डील कर सकते हैं. ठीक, यहाँ पे हम क्या लिखते थे? इंटरेस्ट. मैंने I से रिप्रेजेंट कर दिया इंटरेस्ट को. बात क्लियर है? यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट. सॉरी, I से नहीं, मैं R से रिप्रेजेंट करूं इसको. ठीक, किससे? R से, यानी रेट %, रेट ऑफ इंटरेस्ट. बात क्लियर? जब मैं इस पे रेट लगाता था इस प्रिंसिपल पे, तो मुझे कुछ क्या मिलता था? SI मिलता था. क्या मिलता था मुझे? SI मिलता था यहाँ पे. सही. सेकेंड ईयर जब ये R इस P पे वर्क करती थी तो हमें क्या देती थी? SI देती थी. बात सही है भी. और फिर थर्ड ईयर पे जब ये P पे काम करती थी तो ये भी हमें क्या देती थी? SI. क्योंकि आपको मैं बहुत अच्छे से बता चुका हूँ कि फर्स्ट जो हॉरिजॉन्टल रो होती है वो हमें क्या देती है? वो हमारी SI होती है. बात सही है, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? SI. सही है. अब जो फर्स्ट वाली रेट है इसका काम हो चुका है खत्म. ठीक है भैया, अब जो सेकंड वाली रेट है ये प्रिंसिपल पे वर्क कर चुकी है, बट इस SI पे भी वर्क करना बाकी है. और जब ये इस SI पे वर्क करेगी तो कुछ हमें क्या देगी? इंटरेस्ट. क्या देगी बच्चे? इंटरेस्ट. और इंटरेस्ट मैंने मान लिया क्या दे रही है? ये A. क्या दे रही है? A. सही है. रेट ये भी है, ये भी आ रही है, ये भी आ रही थी. अब इसका भी काम क्या हो चुका है? खत्म. ठीक, अब जब ये वाली R इस SI पे पहले काम करेगी और इस SI पे काम करेगी तो आपको क्या देगी? A. क्योंकि जब ये वाली R है, ये वैल्यू जब R है तो इस SI पे वर्क किया, तो मैंने मान लिया मुझे क्या मिला? A. तो ये वाला भी R इस SI पे जब वर्क करेगा तो क्या देगा? A. क्योंकि SI मतलब तीनों ही वैल्यू क्या होंगी? सेम होंगी. और फिर जब ये वाला R इस SI पे काम करेगा तो यहाँ पे भी हमें क्या देगा? A. ठीक है, फिर जब ये वाला R इस A पे वर्क करेगा तो मैंने मान लिया मुझे क्या मिलेगा? क्या मुझे अब A मिलेगा? नहीं, क्योंकि अब जो ये रेट है वो इस A पे वर्क करेगी तो कुछ और मिलेगा. ठीक, और वो मैंने क्या मान लिया? B.
क्या मान लिया बच्चे, बी। ठीक, आपको यहां बता रखा है कि डिफरेंस ऑफ CI एंड SI फॉर 3 इयर्स, कितने सालों की बात है, 3 इयर्स, और रेशियो दे रखा है हमें डिफरेंस ऑफ CI एंड SI कितने सालों का, 2 इयर्स का, कितना दे रखा है, 19:6। ठीक है, 19:6। बात क्लियर है। अभी आप इसको बहुत अच्छे से देखना। अब एक बात बताओ आप, डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 3 इयर्स, अगर मैं 3 इयर्स की बात करूं तो 3 इयर्स का डिफरेंस बिटवीन CI और SI क्या होगा, तो आप कहोगे बच्चे कि सर ये बनेगा। ठीक, 3 साल की अगर मैं बात करूं, A प्लस A प्लस A प्लस B, यानी कितना बना भाई, 3A प्लस B, और डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 2 इयर्स, तो 2 इयर्स के केस में मतलब यहां तक ही लेना है, तो यहां तक ही लेना है, तो डिफरेंस में क्या बना भाई, A अपॉन A इज इक्वल टू क्या है, 19/6। A की वैल्यू कितनी है भाई, 6, कितनी है भैया, A इज इक्वल टू क्या बन गया यहां से, 6। बात सही है। तो 3A प्लस B बराबर कितना है भाई, 19। 3A प्लस B बराबर कितना है, 19। मैंने कंपेयर कर दिया डायरेक्ट। ठीक है, तो A की वैल्यू कितनी बन गई, 6, और 3A प्लस B बराबर कितना है, 19। तो 3 × 6 प्लस B बराबर क्या बना, 19। ठीक है, तो B इज इक्वल टू यहां से क्या निकल गया, 1। कितना निकल गया भाई साहब, 1। यानी A की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 6, और B की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 1। सही। अब यहाँ पे जरा ध्यान देना, क्वेश्चन आपका खत्म हो चुका है, अगर आप थोड़े से समझदार है तो। आपको भी मैंने एक क्वेश्चन कराया था जिसमें CI और SI का डिफरेंस दे रखा था। ठीक है, सॉरी, SI आपको 400 दे रखा था, CI आपको 410 दे रखा था। थोड़ा मैं इसको रफ कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे जगह बना रहा हूँ। A और B की वैल्यू आ चुकी है। ठीक, अब इस स्ट्रक्चर को जरा ध्यान से समझना बच्चे। ये मैंने लिखा था P, उसके बाद मैंने क्या लिखा था यहाँ पे, SI। ठीक, उधरी वाला स्ट्रक्चर मैं प्रिंट कर रहा हूँ, SI और SI। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, A, और A की वैल्यू कितनी है, 6। ठीक, फिर यहाँ पे क्या लिखा है, A, तो A की वैल्यू कितनी लिखोगे आप, 6। फिर क्या लिखा है, A, तो कितना आएगा भाई, 6, और फिर क्या लिखा है, B, और कितना आएगा यहाँ पे, 1। बात क्लियर है भाई। अच्छा, 6 6 6 1, ये आपका स्ट्रक्चर बन रहा है। यहाँ पे कोई रेट काम कर रही थी, R। जब ये R, ध्यान देना फिर से, जब ये R इस SI पे वर्क की होगी तो कितना दिया होगा इसमें, 6। जब ये वाली R इस SI पे वर्क की होगी तो कितना दी होगी, 6। फिर ये R इस SI पे वर्क की होगी तो कितना दी होगी, 6, और फिर ये R इस 6 पे वर्क की होगी यहां से, तब हमें कितना दिया है इसने, 1। तो क्या हम ये R की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, रेट परसेंट, भाई ये जो 6 है उसका ये 1 कितने परसेंट है, याद आया पीछे वाले क्वेश्चन में 400 और 410 वाले केस में जो हमने किया था, वही करना है। तो R% यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, भाई कितना ये दे रहा है, 1, और 1 निकला किससे, इस 6 से, तो ये जो 1 है वो इस 6 का कितना परसेंट है हम निकाल सकते हैं। तो आपको ये सब 1 इंटरेस्ट मिला, और किस पे मिला, 6 पे, और परसेंट लाने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई, और 1/6 किसकी फ्रैक्शन होती है, तो आपको ये सर R इज इक्वल टू क्या बना, 16, राइट, 2/3%। तो यही क्या है दोस्तों, हमारा फाइनल आंसर है। ठीक, मैंने इसमें टाइम इसलिए लिया क्योंकि आप उस वाले तरीके से कर सकते हैं, बट ये आपके लिए नया होगा। तो समझने की कोशिश करें कि जो चीज को मैंने पहले लेक्चर में बताया था उसी को मैं अभी तक फॉलो कर रहा हूँ। बात क्लियर है भाई। 16, राइट, 2/3% क्या बना हमारा फाइनल आंसर। और इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, तो आप इसको जल्दी से नोट करें, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, और लास्ट क्वेश्चन होगा आज के लेक्चर का भी और इस चैप्टर का भी, और उसी के साथ ये चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश। और फिर मैं आपको क्या अपलोड करूंगा, प्रैक्टिस सेट। ठीक है, लेकिन वो अपलोड तभी करूंगा जब आप में रिस्पॉन्स करेंगे उसके बाद ही। ठीक, जल्दी से नोट करिए, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं।
हाँ तो बच्चों आपने अभी तक नोट कर लिया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का और आज के लेक्चर का भी लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश हो रहा है, ठीक है। मैंने मोस्ट ऑफ द जो चीजें हैं आपकी वो कवर अप करा दी है, ठीक। चलिए तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस टाइप का पेपर में क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन है ए मैन वांट टू इन्वेस्ट 16,850 rupees in bank account of his two sons whose ages are 12 years and 16 years, ठीक है, in such a way so that they will get equal amount at an age of 65 years at the rate of 33 right 1/3% per annum compound interest. Find the share of both the sons. पहले इस क्वेश्चन को काफी लोगों को क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ होगा तो मैं आपको समझा दूं इस क्वेश्चन को, उसके बाद फिर हम देखेंगे इसको कैसे करना है। पहले हम इस क्वेश्चन का ट्रेडिशनल मेथड देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या होगी इस क्वेश्चन को डील करने की ट्रिक, तरीके, शॉर्टकट, ठीक है। तो चलिए ध्यान से समझिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके मान लो आपके फादर हैं, ठीक है, आप लोग दो भाई हो, ठीक है, एक भाई एक बहन हो जो भी हो, उनके पास रुपए कितने हैं बच्चों? 16,850, ठीक, किसके पास? आपके फादर के पास। और उन्हें ये जो पैसा है ये पैसा उन्हें अपने दोनों बेटों के नाम कुछ इस तरीके से वो करना चाह रहे हैं कि एक की उम्र है 12 साल और एक की उम्र है 16 साल, ठीक है। आपकी उम्र है 16 साल, आपका एक कोई भाई है छोटा, उसकी उम्र कितनी है? 12 साल, ठीक। उनका मानना ये है कि जब आप दोनों भाई कितने के हो? 65 इयर्स के हो, ठीक है, तब आपको इक्वल अमाउंट मिले। कैसा अमाउंट मिले आपको? इक्वल। 16,850 को वो इस तरीके से डिवाइड करना चाह रहे हैं और बैंक में आपके नाम पे डालना चाह रहे हैं। और ये क्वेश्चन किसका है? कंपाउंड इंटरेस्ट का। और किस रेट से बैंक रेट इंटरेस्ट किस रेट से दे रही है? तो 33 राइट 1/3% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट दे रही है बैंक, ठीक है। वैसे इतनी रेट कहीं भी नहीं मिलती है बट बैंक दे रही है, अच्छी बात, ठीक है ना। हाँ तो अब अगर हाफ अमाउंट डाल दें, अगर वो 16,850 का अगर दोनों बेटों के नाम आधा अमाउंट करें, बराबर कर दें, इक्वल कर दें, 50-50% कर दें दोनों को, ठीक है, बराबर बांट दें, तो एक बेटी की उम्र है 12 साल और 12 साल अगर उम्र है और इसको अगर जब ये 65 साल का होगा तो इसके पास कितने साल हैं जो इसका जो ये पैसा है इसका बैंक अकाउंट में रहेगा? तो आप कहोगे सर 65 - 12, ठीक है, तो कितने साल रहेगा इसका? 53 इयर्स रहेगा बैंक में, ठीक। जबकि इस बेटे के पास कितने हैं? 16 इयर्स, जो बड़ा वाला है वो 16 साल का है, तो इसका जो पैसा है वो बैंक में कितने सालों के लिए रहेगा? तो आप कहोगे 65 - 16 दैट इज 49 इयर्स। और बैंक रेट किस रेट से दे रही है? कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से रेट दे रही है और 33 राइट 1/3% की। तो वो जो फादर है आपके वो इक्वली डिवाइड तो नहीं कर सकते क्योंकि छोटे वाले बेटे के पास ज्यादा टाइम है पैसे को बैंक में रखने के लिए, जबकि बड़े वाले बेटे के पास टाइम कम है। बात समझ में आ रही है? तो सर एक बात ये आती है कि इस क्वेश्चन को डील कैसे करें और कैसे होगा ये डील, इतना बेहतरीन और इतना मजेदार क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ से करना स्टार्ट करता हूँ और आप लोग बहुत ही ध्यान से समझेंगे, ठीक है, कि किस तरीके से इसको डील करना है। सबसे पहली बात, जो छोटा बेटा है यानी जो यंगर सन है, ठीक, देखो 16,850 रुपए आपके फादर के पास थे या किसी व्यक्ति के पास थे, ठीक, और इनका मानना ये है कि जब इन्हें बैंक से मिले तो अमाउंट कैसा मिले? लिखा हुआ है दे विल गेट, कौन? उसके बेटे, इक्वल अमाउंट, ठीक है। चलो तो इस अमाउंट को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। कितने पार्ट्स में? 2 जगह। एक जो इनका छोटा बेटा है मींस यंगर, जो इनका बेटा है यंगर सन, और दूसरा जो इनका एल्डर यानी जो बड़ा बेटा है एल्डर सन, ठीक है भाई। 16,850 एक इनके यंगर बेटे और एल्डर बेटों के बीच में ही बटेगा, ये बात तो क्लियर है। अब जो ये अमाउंट है यानी जो ये मूलधन है इनका, वो इन दोनों को किस उसमें बांटे, यही आपसे पूछ रहा है, ठीक है। दोनों का शेयर कितना होगा? तो यंगर सन का जो मैंने मान लिया उसे कितना दिया गया, तो मैंने मान लिया इसको मिला कितना बच्चों? y। 16,850 रुपए का कितना दिया गया इसको? y रुपीस दिया गया, ये मैंने कंसीडर
निर्धारित कर लिया। ठीक, अच्छा एल्डर सन को कितना दिया गया है, तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर 16,850 16,850 माइनस बाई, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूं, मैंने इसका मान लिया क्या e, यानी y प्लस e इज इक्वल टू कितना कह सकते हो आप, क्या कहोगे 16850। किसी को कोई डाउट यहाँ तक नहीं। यंगर सन को कितना उनके पिताजी ने दिया, y रुपीज दिया, और एल्डर को कितना दिया, e दिया, और y प्लस e मिलके कितना हो रहा है 16850 रुपीज। यहां तक की कहानी क्लियर है। चलिए आप एक बात बताइए, दे विल गेट इक्वल अमाउंट, ठीक है, बात समझ में आ रही है, यानी दोनों को अमाउंट क्या मिल रहा है, इक्वल, यानी दोनों का अमाउंट क्या बन रहा है, इक्वल। कब, जब वो 65 साल के होंगे तब। कितने साल के होंगे, 65 के। ठीक, तो जो यंगर सन है, दोनों का अमाउंट अगर बराबर है, तो अमाउंट जो है वो यंगर सन यानी कि y और अमाउंट जो है किसका, एल्डर सन, दोनों का क्या है बच्चे, इक्वल है। ठीक, तो अमाउंट इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। ठीक, P 1 प्लस R अपॉन 100 पावर n। ध्यान से समझना इधर पे। अब यंगर जो सन है उसके पास प्रिंसिपल अमाउंट कितना है बैंक में लगाने के लिए, बोलो भाई, मैंने क्या मान लिया, कितना मिला है इसको 16,850 में से आप कहोगे सर y रुपीज मिला है, तो P की वैल्यू क्या बनेगी इस केस में, y। ठीक है, उसके बाद 1 प्लस R की वैल्यू कितनी है 33, राइट, 1/3%, यानी रेट हमें कितना दे रखा है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ रेट इज इक्वल टू है 33, राइट, 1/3%। और इसे मैं अच्छे से लिखूं तो यहाँ पे इसको मैं सिंपल फ्रैक्शन में लिखूं तो ये बनेगा 100/3%। कोई डाउट, बोलिए। ठीक है, तो 1 प्लस R की वैल्यू है 100/3 और डिवाइडेड बाई क्या होगा बच्चे, 100। ठीक है, क्योंकि a इज इक्वल टू p और यंगर के लिए प्रिंसिपल कितना है उसके पास, उसको कितना पैसा दिया गया 16,850 का, y रुपीज दिया गया। ठीक है, तो y 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। n मतलब इनके पास, यंगर के पास टाइम कितना है बैंक में रखने के लिए, तो टाइम बनेगा बच्चे क्या 65 साल तक, जब ये हो जाएंगे तब तक पैसा इनका बैंक में रहेगा। अभी इनकी उम्र कितनी है 12 साल, तो 65 माइनस 12 दैट इज क्या बना 53 इयर्स। तो n की वैल्यू कितनी बनी बच्चे 53। बात क्लियर है भाई, आगे बढ़े। इज इक्वल टू यहाँ पे किसका है अमाउंट, में किसका लिखना है एल्डर का, और एल्डर को कितना पैसा मिला है 16,850 का, मैंने क्या ले लिया है e रुपीज, तो प्रिंसिपल वैल्यू एल्डर की क्या होगी e। उसके बाद 1 प्लस रेट कितनी है, रेट ये रही 100/3, कितनी होगी 100/3 अपॉन में क्या चलेगा 100, R अपॉन 100 की पावर n। तो एल्डर की एज कितनी है अभी प्रेजेंट में भाई 16 साल, और ये भी कितने का हो जाएगा 65 का, तब तक इसका पैसा रहेगा उसमें। तो इसका जो टाइम पीरियड है इसके लिए वो बनेगा 65 माइनस 16 दैट इज 49 इयर्स। ठीक है, तो इसकी पावर क्या बनी 49। बात क्लियर है। अच्छा जी, इस ये 100 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, आप भी जानते हो, या आप डायरेक्ट यहाँ पे नीचे 1 लगा के 100 से 100 कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, ये 1 लगा लो भाई, कोई दिक्कत तो है नहीं है, या आप सीधा कह दो सर 100 से 100 कैंसिल आउट, ये 100 से 100 कैंसिल आउट, क्योंकि ये नीचे जाके मल्टीप्लाई होगा कैंसिल आउट होगा, इतना आप समझ रहे होंगे। तो ये बना क्या, ये बना y, और यहाँ पे बनेगा 1 प्लस ऊपर क्या बचा 1/3, इसकी पावर कितनी चल रही है 53 इज इक्वल टू e 1 प्लस 1/3 और इसकी पावर कितनी चल रही है बच्चे 49। 3 बन गया, 3 प्लस 1 कितना बना 4/3, तो y और ये बना 4/3 और इसकी पावर कितनी है 53 इज इक्वल टू e 4/3 और इसकी पावर कितनी है 49। अब जरा ध्यान दो, 4/3 53 पावर है, 4/3 49 पावर है, तो ये 49 पावर से यहाँ पे कितनी पावर कैंसिल हो गई 49, यानी रिमेनिंग कितनी बची 4। बात क्लियर है भाई। उसके बाद मैं इस y को इधर शिफ्ट कर रहा हूं, तो नेक्स्ट स्टेप कुछ इस तरीके से बनेगा e अपॉन y इज इक्वल टू
4/3 की पावर क्या बनेगा बच्चे 4। सही है। उसके बाद मैं यहाँ पे आगे बढ़ा रहा हूँ, तो E/y इज इक्वल टू क्या आएगा 4 की पावर 4, तो 4 की पावर 4 का स्क्वायर 16, 4 का क्यूब 64 और 4 की पावर 4 कितना होगा भाई 256, और 3 की पावर 4 कितना होता है 3 का स्क्वायर 9, 27 और 81। तो सर जो E/y 256/81 आया है, यही क्या है, ये सर शेयर का रेशियो है। क्या है रेशियो है, यानी E को कितना मिलेगा 256 यूनिट और Y को कितना मिलेगा बच्चे 81 यूनिट। ठीक है, यानी 81 यूनिट रुपीस मिलेंगे। अच्छा जी, इतना आप जल्दी से नोट करिए और उसके बाद फिर मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए, तब मैं इसको आगे कंटिन्यू करूँ। जल्दी से नोट करिए आप इसको और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, चलिए, तो ऊपर का मैं यहाँ से थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ। ठीक है, जो कि मुझे जगह चाहिए। इसके बाद अब आपको करना क्या, E और Y का हमने क्या निकाल लिया, रेशियो निकाल लिया, यानी E को मिल रहा है 256 यूनिट रुपए, तो Y को कितना मिल रहा होगा 81 यूनिट रुपीस। सही है। चलिए, तो ध्यान देना चाहिए कि E और Y का अब कैसा क्या सीन बनेगा। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है, बस छोटा सा काम करना बचा है। क्या बचा हुआ है देखिए, E प्लस Y की वैल्यू कितनी है 16,850 रुपए। E प्लस y इज इक्वल टू कितना है 16850 रुपीस। बात क्लियर है भाई। अब E की वैल्यू वैसे कितनी है 256 यूनिट, प्लस y की वैल्यू कितनी है बच्चे 81 यूनिट, बराबर कितना है 16850 रुपीस। ठीक, 256 प्लस 81 जोड़ोगे कितना बनेगा 6 + 1 7 यूनिट, 8 और 5 13, कैरी कितना होगा 1337 यूनिट इज इक्वल टू 16850 रुपीस। ठीक है भाई, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या बनेगी बच्चे 16850 अपॉन 337। बात क्लियर है, यहां तक कोई डाउट? तो सर यहां से हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये बना हमारा 50 रुपीस। ठीक है, 50 रुपीस। सही है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 50 रुपीस। आपको क्या निकालना था, फाइंड द शेयर ऑफ बोथ द सन्स। तो अगर मैं बात करूं यंगर को, यानी छोटे बेटे को कितना पैसा मिला होगा इस 16,850 में से, तो आप कहोगे सर यंगर को मिला है 81 यूनिट, तो 81 यूनिट, तो 81 इंटू क्या कर दो भैया 50 रुपीस, तो 0 5 1 जा 5 5 8 जा 40, यानी 4050 रुपए किसको मिले होंगे यंगर सन को। अगर मैं बात करूं एल्डर जो बड़ा बेटा है उसको कितना मिला होगा, तो आपको होगा 256 यूनिट, तो 256 इंटू 50 रुपीज, यहाँ से क्या बनेगा 0 5 6 जा 30, कैरी हुआ 3 5 5 जा 25 और 3 28, कैरी हुआ 2 5 2 जा 10 और 2 12, 12,800 रुपए। 12,800 और 4,050 जोड़ोगे तो टोटल कितना बना 16,850 रुपए। ठीक है, क्योंकि यंगर का हमने प्रिंसिपल y ले लिया था 16,850 में से और एल्डर का E, तो y प्लस E इज इक्वल टू कितना था 16,850 रुपए। तो हमने E और y को जो यूनिट में वैल्यू निकल के आई थी हमारे पास सॉल्व करने पर, उनको ऐड करके उस यूनिट के इसके इक्वल रख दिया। बात क्लियर? तो ये तो था बच्चे क्या ट्रेडिशनल तरीका। कैसा तरीका था? ट्रेडिशनल तरीका। बात सही है। अब इसका शॉर्टकट क्या होगा सर, जो कि हम बहुत जल्दी से आंसर कर सकें। ठीक है, तो अब आते हैं हम इसके शॉर्टकट पे। आई होप आपने ये बहुत अच्छे से देखा भी होगा और नोट भी कर लिया होगा। तो आगे बढ़ते हैं कि इसका शॉर्टकट तरीका क्या होगा। ठीक, तो ध्यान रखना भाई क्या शॉर्टकट तरीका होगा इस टाइप के पैटर्न का। ठीक, तो जरा ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए। देखिए अभी मैंने जब पूरा सॉल्व किया था तो E/y कितना बना 256 यूनिट और 81 यूनिट। बात क्लियर है भैया? ठीक, एक्चुअल में है क्या कि आपको करना क्या है, आप एक तरफ लिखें यंगर और एक तरफ लिखें एल्डर, और ये वैल्यू हम डायरेक्ट ट्रिक से कैसे फाइंड आउट करेंगे
तो ये आप देखना बहुत ही ध्यान से, ठीक। हमेशा याद रखना बच्चे, यहाँ पे इस क्वेश्चन में रेट कितनी दे रखी थी 33, राइट, 1/3%। तो आप हमें बताओगे कि इस रेट की फ्रैक्शन क्या बनेगी, ठीक है। पहले इस पे बात कर लेते हैं, ठीक। तो आप कहोगे सर फ्रैक्शन बनेगी 1/3, कितनी बनी 1/3। अब आप लिखोगे एक तरफ यंगर और दूसरी तरफ एल्डर, ठीक है। तो जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है ये ऑलवेज, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो ये ऑलवेज किसकी वैल्यू होती है, ये होती है वैल्यू यंगर सन की, किसकी भाई, छोटे बेटे की। यानी यंगर सन में आप क्या लिखोगे 3, ठीक है। और अब बात आती है सर एल्डर की वैल्यू क्या होगी, तो एल्डर की वैल्यू होगी जो आपकी ऊपर लिखी है वो इसमें ऐड कर दो, यानी 3 + 1 कितनी होगी बच्चे 4, कितनी होगी 4, 3 + 1 कितनी होगी 4। अब क्या करना है, अब इस पे हमें क्या करना है दोस्तों, इस पे हमें करना है पावर। और पावर कितनी करनी होगी, ध्यान देना, जितना इनके जो एज है उसका जो डिफरेंस है, यंगर वाले की अगर मैं एज की बात करूं तो इसकी एज है 12 साल, जो सवाल में गिवन है ये रही। और एल्डर वाले की अगर मैं एज की बात करूं तो इसकी एज है 16 साल, ठीक है, जो ये आपको गिवन है, ठीक है भाई। तो इनका अंतर कितना है दोस्तों, 12 और 16 का अंतर कितना है, बोलो भाई 4 साल का। तो इस 4 को हमें क्या लगाना है, पावर चढ़ानी है, किसके ऊपर, जो हमने रेट से डेटा लिखा है उसके ऊपर। तो 3 की पावर 4 क्या बना बच्चे 81, और 4 की पावर 4 क्या बना 256। और यही क्या है ई और वाई में इस रेशियो में, यानी यंगर और एल्डर में इस रेशियो में पैसा क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो आपका टोटल अमाउंट दे रखा होगा वो। बात क्लियर है भाई। तो ये है इस क्वेश्चन का शॉर्टकट। अगर मैं बात करूं, ठीक है, एज डिफरेंस के हिसाब से यहाँ पे पावर क्या रहेगी, एज डिफरेंस, या तो आप एज डिफरेंस लिख भी सकते हो। अगर मैं अच्छे से थोड़ा सा लिखूं तो ध्यान देना मेरे भाई, जैसे एक तरफ इसको मैं थोड़ा सा रफ करूंगा, यहाँ तक आपने क्लियर कर दिया होगा, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा रफ करके और आपको मैं और अच्छे से क्लियर कर दूं यहाँ पे, ठीक। चलिए समझ में आ रही है बातें, ये इसका शॉर्टकट थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाए तो जरा देखिए इधर सामने। जैसे यहाँ पे आप लिख लो यंगर, यहाँ लिख लो आप एल्डर। यंगर का क्या रहेगा भाई, यहाँ पे लिख लो एज डिफरेंस। मेन मुद्दा किसका है इन दोनों के बीच में, एज डिफरेंस, ठीक है। अब आप इस तरीके से काम कर सकते हो, कैसे देखो भाई, यंगर को कितना मिलेगा 3, तो एल्डर को कितना मिलेगा, 3 में 1 जोड़ा कितना है 4। एज डिफरेंस अगर 1 साल का है तो ये रेशियो बनेगा। अगर एज डिफरेंस 2 साल का है तो 3 का स्क्वायर दैट इज 9 और 4 का स्क्वायर दैट इज 16, ठीक है। ऐसे अगर एज डिफरेंस 3 सालों का है तो 3 का क्यूब दैट इज 27 और 4 का क्यूब दैट इज 64। ऐसे ही अगर एज डिफरेंस मान लो 4 साल का है, ठीक है, 4 साल का है तो 3 की पावर 4 कितना बनेगा बच्चों 81, और 4 की पावर 4 क्या बनाता अभी 256। तो ये इनका रेशियो चलेगा यंगर और एल्डर को, जिस रेशियो में मनी डिस्ट्रीब्यूट होगी, डिवाइड होगी, वो रेशियो आप यहाँ से डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो। यही क्या है ट्रिक है। दूसरी चीज, अगर मान लो यहाँ पे रेट हुई, फॉर एग्जांपल रेट हुई आपकी 25%, तो आपकी फ्रैक्शन क्या बनी 1/4, और ये किसका होगा, ये यंगर सन के लिए होगा। और इस केस में यंगर और एल्डर का क्या बनेगा 4, और एल्डर का कितना होगा 4 + 1 5। अगर 1 साल का डिफरेंस है तो यही रहेगा, 2 का डिफरेंस हुआ तो ये 16 और ये 5 का स्क्वायर 25। बात क्लियर समझ में आ रही है। इससे आप डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हो कि क्या रेशियो होगा यंगर और एल्डर के, किस तरीके से मनी डिस्ट्रीब्यूट होगी, उसका क्या रेशियो होगा, वो मैंने आपको यहाँ बता दिया और इसका शॉर्टकट भी दे दिया। तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया है, ये लेक्चर भी पसंद आया है, तो वीडियो को एक लाइक तो बनता है, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए
आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे शेयर करिए और फेसबुक ग्रुप्स पे भी शेयर करिए, जिससे उन लोगों तक भी ये सारी चीज़ें पहुंचे और वो भी अपनी स्टडी को इस टाइम पीरियड में, जो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, इसमें वो कंटिन्यू कर सके। और आपके पास भी बहुत ही अच्छा टाइम है जब आप ये सारी चीज़ों पे अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो और अच्छे से वीडियो को देख सकते हो। अदरवाइज आपके पास भी बहुत सारा प्रेशर रहता है, ठीक है, स्टडी करने का, तो इस वजह से, ठीक है। चलिए, तो अगर आप चाहते हो प्रैक्टिस सेट मिले तो जो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, उसको आप कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि जब आपकी तरफ से रिस्पॉन्स मिलेगा तभी मैं आपको प्रैक्टिस सेट अवेलेबल कराऊंगा टेलीग्राम चैनल पे एप्टीट्यूड जोन पे। और आप एफबी पेज भी हमारा फॉलो कर लीजिए, एप्टीट्यूड जोन के नाम से एफबी पेज भी है हमारा, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड का भी वीडियो का लिंक जो है वो इस के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा 100%, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट।